किसी भी देश की आज़ादी की कहानी सिर्फ लड़ाइयों और आंदोलनों की नहीं होती। उसमें कुछ अहम मोड़ कानूनों की शक्ल में भी आते हैं। आज हम भारत के उसी 90 साल के लंबे कानूनी सफ़र को समझने वाले हैं, जिसने कदम दर कदम एक एक नियम बदलकर भारत की तकदीर तय की। देखने में ये बस एक किताब का पन्ना लगता है ना? लेकिन असल में ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक कानूनी नक्शा है। इसमें छिपे हैं वो सारे एक्ट्स और सुधार जिन्होंने क्राउन रूल से लेकर आज़ादी तक का रास्ता बनाया। तो चलिए इस नक्शे को परत दर परत खोलते हैं और इस कहानी को समझते हैं। हमारा ये सफ़र इन 5 अहम पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम शुरू करेंगे 1858 से, जब क्राउन का शासन शुरू हुआ। फिर देखेंगे कि कैसे भारतीयों के प्रतिनिधित्व के पहले बीज बोए गए। उसके बाद सत्ता के एक अनोखे प्रयोग को समझेंगे और फिर स्वायत्तता के ब्लूप्रिंट से होते हुए आखिर में पहुंचेंगे स्वतंत्रता और विभाजन तक। तो कहानी की शुरुआत होती है एक भूचाल से। 1857 की क्रांति, इसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी। एक बात साफ हो गई थी कि एक ट्रेडिंग कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अब इतने बड़े देश पर शासन नहीं कर सकती। बस इसी उथल-पुथल का नतीजा था भारत सरकार अधिनियम 1858। इस कानून ने सब कुछ बदल दिया। आसान भाषा में कहें तो भारत का रिमोट कंट्रोल अब कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे लंदन पहुंच गया था। सत्ता ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के पास आ गई। गवर्नर जनरल का टाइटल बदलकर वाइसराय कर दिया गया और लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नाम का एक नया बहुत पावरफुल पद बनाया गया। मतलब अब भारत का हर बड़ा फैसला ब्रिटिश संसद में होने वाला था। तो ये वाइसरॉय था कौन? क्या ये सिर्फ एक नया नाम था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पद भारत में ब्रिटिश सम्राट की सीधी और सबसे ऊंची सत्ता का प्रतीक था। अब भारत का शासक कोई कंपनी का अफसर नहीं, बल्कि सीधे महारानी का प्रतिनिधि था। अब देखिए, लगभग आधी सदी बीत चुकी थी। सीधे ब्रिटिश शासन के बाद भारत के अंदर एक नई आवाज उठ रही थी, प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी की आवाज। इसी राजनीतिक दबाव के बीच आए 1909 के मार्ले मिंटो सुधार। इस कानून ने एक ऐतिहासिक दरवाजा खोला। सोचिए, पहली बार वायसराय की सबसे ताकतवर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। ये भले ही एक सीट थी, लेकिन ये सत्ता के गलियारों में भारतीयों की मौजूदगी की एक जबरदस्त शुरुआत थी। लेकिन इसी कानून के साथ एक ऐसा बीज भी बोया गया जिसका असर बहुत गहरा और विभाजनकारी हुआ। ये था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कॉन्सेप्ट। इसके तहत मुस्लिम वोटर्स के लिए अलग चुनाव क्षेत्र बने, जहां सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़े हो सकते थे और सिर्फ मुस्लिम ही उन्हें वोट दे सकते थे। इसी कदम ने भारतीय राजनीति में धर्म के आधार पर बंटवारे की कानूनी नींव रख दी और इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। अब कहानी 10 साल और आगे बढ़ती है। साल 1919। अब सिर्फ सलाह मशवरे की बात नहीं थी, अब सत्ता में असल हिस्सेदारी का सवाल था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसी दिशा में एक बड़ा और थोड़ा उलझा हुआ प्रयोग था। ये कानून ना बड़ा दिलचस्प था। इसमें विरोधाभास थे। एक तरफ इसने पहली बार महिलाओं को वोट देने जैसा एक प्रगतिशील कदम उठाया, एक पब्लिक सर्विस कमीशन की नींव रखी। वहीं दूसरी तरफ इसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स के दायरे को और बड़ा कर दिया, जिसमें अब सिखों, ईसाइयों और बाकी समुदायों को भी शामिल कर लिया गया और प्रांतों में द्वैध शासन नाम की एक अजीब सी व्यवस्था लागू कर दी। तो ये द्वैध शासन या डायार्की आखिर था क्या? देखिए, ये सरकार चलाने का एक डबल सिस्टम था। इसमें प्रांतीय सब्जेक्ट्स को 2 लिस्ट में बांट दिया गया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। फाइनेंस और पुलिस जैसे जरूरी सब्जेक्ट्स गवर्नर के पास रिजर्व्ड थे और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सब्जेक्ट्स भारतीय मंत्रियों को ट्रांसफर कर दिए गए। कहने को तो भारतीयों को अधिकार मिले, पर असली पावर अभी भी गवर्नर के हाथ में ही थी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि हम अब तक कहाँ पहुंचे हैं। 1858 में सत्ता सीधे क्राउन के हाथ में आई। 1909 में भारतीयों को शासन में एक छोटी सी जगह मिली और 1919 में एक दोहरी कंफ्यूजिंग शासन प्रणाली का प्रयोग किया गया। कहानी धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ रही है। इन टेबल को देखिए,
ये साफ साफ दिखाती है कि कैसे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की पॉलिसी को फैलाया गया। जो चीज़ 1999 में सिर्फ मुस्लिमों के लिए शुरू हुई थी, वो 10 साल में ही सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस तक पहुंच गई। इसका मतलब ये था कि एक नागरिक के तौर पर एक साथ आने की बजाय लोगों को उनके समुदाय के आधार पर अलग-अलग राजनीतिक खांचों में बांटा जा रहा था। अब हम आ पहुंचे हैं इस कहानी के सबसे बड़े, सबसे अहम मील के पत्थर पर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये आज़ादी से पहले का सबसे लंबा और सबसे डिटेल्ड कानूनी दस्तावेज था। इसने एक तरह से आधुनिक भारत की प्रशासनिक बुनियाद रखी। ये एक्ट एक मिनी संविधान जैसा था। इसने प्रांतों से वो कंफ्यूजिंग द्वैध शासन खत्म किया और उन्हें काफी हद तक स्वायत्तता दी। इसने आज के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं को जन्म दिया। और हाँ, एक बहुत बड़ा भौगोलिक बदलाव भी हुआ। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये आने वाले भारत के ढांचे का एक पूरा खाका था। ये बात याद रखने वाली है कि 1935 का अधिनियम सिर्फ एक और कानून नहीं था। ये ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत के लिए बनाया गया आखिरी और सबसे मुकम्मल संवैधानिक ढांचा था। हमारे अपने संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी एक्ट से प्रेरित है। और अब इस 90 साल के लंबे सफर का आखिरी पड़ाव। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर था और भारत की आज़ादी अब दूर नहीं थी। सवाल ये नहीं था कि आज़ादी मिलेगी या नहीं, सवाल ये था कि कैसे मिलेगी और किस कीमत पर। और फिर माउंटबैटन प्लान के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए अपना आखिरी कानून पास किया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसने 15 अगस्त 1947 को भारत को एक आज़ाद और संप्रभु देश घोषित कर दिया। वाइसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैसे औपनिवेशिक गुलामी के प्रतीक हमेशा के लिए खत्म कर दिए गए और इसी के साथ लगभग 200 साल का ब्रिटिश राज आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। तो 90 साल का ये कानूनी सफर यहाँ पूरा होता है। भारत आज़ाद हो गया, लेकिन एक सवाल पीछे रह जाता है। क्राउन रूल से लेकर प्रांतीय स्वायत्तता और सेपरेट इलेक्टोरेट्स तक इन कानूनों ने जो नींव रखी, जो रास्ते बनाए या बिगाड़े, उनकी गूंज आज भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की राजनीति और समाज में किस तरह सुनाई देती है।